हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो बेटा हमने अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ा था पादप, हम क्या पढ़ रहे थे बेटा, पादप उत्तक के बारे में सबसे पहले, ठीक है। और पादप उत्तक के अंदर हमने कौन सा एक प्रकार पढ़ लिया था, जो क्या था, विभज्योतक उत्तक, ठीक है। और दूसरा क्या है बेटा, स्थायी उत्तक। तो बेटा ये दो उत्तक है जो पादपों में पाए जाते हैं, ठीक है। तो हम किसके बारे में पढ़ चुके हैं, विभज्योतक उत्तक, जो क्या था, फर्दर 3 भागों में डिवाइड था। कौन कौन से थे, शीर्षस्थ था, दूसरा क्या था, अंतर्विष्ट था, और तीसरा क्या था, पार्श्व या कैम्बियम, ठीक है। अब जो हमारा दूसरा उत्तक है बेटा, वो पादप में पाए जाने वाला, वो क्या है, स्थायी उत्तक, ठीक है। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विभज्योतक द्वारा बनी कोशिकाओं का क्या होता है। जो बेटा विभज्योतक ने उत्तक ने क्या किया, कोशिकाओं का निर्माण करता गया, उन सब का क्या हुआ, ये एक विशिष्ट कार्य करती हैं और विभाजित होने की शक्ति को खो देती हैं। तो बेटा जो विभज्योतक उत्तक जैसे वृद्धि करता गया पेड़ की, और उसमें क्या, कोशिकाओं का निर्माण करता चला गया, तो वे कोशिकाएं फिर क्या कार्य करती हैं, वे एक विशिष्ट कार्य करती हैं और क्या करती हैं, विभाजित होने की शक्ति को खो देती हैं, जिसके फलस्वरूप वे स्थायी उत्तक का निर्माण करते हैं। जैसे जैसे उस टाइम पे बेटा उन्होंने वृद्धि की, उसके बाद क्या हुआ, उनकी शक्ति खत्म होती चली गई धीरे धीरे, और फिर इन्होंने किसका रूप ले लिया, स्थायी उत्तक का, ठीक है। इस प्रकार एक विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप और आकार लेने की क्रिया को विभेदीकरण कहते हैं। तो इस प्रकार किसी अन्य विशिष्ट कार्य को करने के लिए एक स्थायी रूप लेना, ठीक है, किसका, कोशिकाओं के समूह का, और एक स्थायी आकार लेना क्या कहलाता है, विभेदीकरण कहलाता है। विभज्योतक की कोशिकाएं विभाजित होकर विभिन्न प्रकार के स्थायी उत्तकों का निर्माण करती हैं। तो बेटा जो विभज्योतक ने कोशिकाओं का निर्माण किया था, वे धीरे धीरे मतलब अपनी शक्ति को खो देती हैं, ठीक है। जैसे तुम छोटे होते हो तो तब तुम्हारे अंदर ज़्यादा एनर्जी होती है, जैसे जैसे तुम बड़े होते जाते हो तो क्या होता है बेटा, तुम कम कार्य करते हो, तुम मतलब कि बड़े जो होते हैं हमारे, वो छोटे की अपेक्षा कम कार्य कर पाते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि उनकी धीरे धीरे शक्ति खत्म होती चली जाती है, ठीक है। तो ऐसे ही बेटा विभज्योतक की कोशिकाएं क्या होती रहती है, फिर विभाजित होने के बाद स्थायी उत्तकों का निर्माण करती है, जो फिर क्या करते हैं, और कार्य करते हैं। अब देखो बेटा इस क्रियाकलाप में एक पौधे के तने को लीजिए, ठीक है, और फिर उसका क्या करेंगे, हम एक पतला सेक्शन काटेंगे। ये हमने एक पतला सेक्शन काट लिया, ठीक है। ये क्या था बेटा, एक मिनट, ये क्या है बेटा, ये तना है, ठीक है। इस तने का हमने क्या किया, एक पतला सा सेक्शन काट लिया, ठीक है, जो कि ये है। अब बेटा जो ये पतला सा तने का सेक्शन था, अब इसको छोटा करके दिखाऊं तो तुम्हें शायद समझ आ जाए। तो बेटा ये देखो, इसमें तुम्हें तने के सेक्शन में अलग अलग इनकी कोशिकाएं दिखाई गई हैं, हर एक का आकार अलग है। पित्त कोशिकाएं, संवहन बंडल, ये कोशिकाओं ने मिलकर बनाया है। जाइलम देखो, ये बीच में यहाँ पर जाइलम है। कैम्बियम देखो, ये वाला कैम्बियम वाला उत्तक है। तो ऐसे फ्लोएम हो गए, ये सारे क्या हैं, ये सारे उत्तक हैं एक तरह से, ठीक है। मतलब कि कोशिकाओं के समूह हैं, और इन सब का आकार देखो अलग अलग है। वो क्यों है, इनके कार्य के आधार पर इनका आकार भी अलग अलग है, ठीक है। तो हमने क्या किया, अब सभी सेक्शन को सेफ्रेनिन से रंजित किया। सेफ्रेनिन से रंजित क्यों किया बेटा, ताकि क्या हो सके कि वो जो विभिन्न उसके अंदर कोशिकाएं हैं, वो हमें अलग से क्लियर दिख सके कि कहाँ इनकी सीमाएं, बाउंड्री कहाँ तक है। क्योंकि जो इनकी बाउंड्रीज होंगी वो क्या होंगी, ज़्यादा डार्क हो जाएंगी, ठीक है। तो इससे हम उनमें समझ सकते हैं। अगर हम ऐसे ही पत्ते को लेते तो क्या हमें उसमें कुछ समझ आता है, नहीं ना। या तने को हम तोड़ते भी हैं तो हमें कुछ समझ नहीं, लेकिन अगर हम उसमें कलर डालेंगे तो उससे हमें उनकी लाइनिंग का पता चल जाएगा, ठीक है। तो फिर क्या किया बेटा, रंजित करने के बाद अच्छे से कटे हुए सेक्शन को स्लाइड पर रखा और उस पर ग्लिसरीन की एक बूंद डाली, उसको कवर स्लिप से ढक दिया। फिर हमने एक शीशे की एक स्लाइड की तरह एक पतली सी स्लिप ली और उससे क्या किया, ढक दिया उसको, ठीक है। फिर स्लाइड का निरीक्षण किया हमने सूक्ष्मदर्शी में, विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का अध्ययन करें और उनका विन्यास को देखें। अब बेटा 6.3 में जब हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखते हैं तो वो हमें कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, ठीक है। और ये क्या क्या होते हैं, ये तुम्हें इनके नाम बताए गए, जो कि तुम्हें बेटा अभी डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आगे जाकर तुम्हें इनकी डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो निरीक्षण के आधार पर उनके उत्तर दे कि तुमने क्या नोटिस किया, क्या सभी कोशिकाओं की संरचनाएं समान थी, नहीं बेटा, जैसा कि हमने अभी देखा। देखो
ये वाली गोल है, इसका आकार कुछ इस तरीके का, ये लंबे आकार में प्रेजेंट है, और ये देखो ये स्क्वायर के आकार में। तो सबकी क्या है, अलग अलग आकार हैं, ठीक है। कितने प्रकार की कोशिकाओं को देखा जा सकता है, तो बेटा अनगिनत है ये कोशिकाएं भी। क्या हम उन कारणों पर विचार कर सकते हैं कि कोशिकाओं के इतने प्रकार क्यों हैं? क्योंकि बेटा उनके कार्यों के आधार पर, हमने बोलता कोशिकाओं का आकार उनके कार्य करने के तरीकों पर निर्भर करता है, ठीक है। तो हम पौधों की मूलों का सेक्शन काटने की कोशिश भी कर सकते हैं। जड़ों को भी क्या कर सकते हैं बेटा, हम तनों की तरह काट कर देख सकते हैं या निरीक्षण कर सकते हैं। हम विभिन्न पौधों के मूल और तने के सेक्शन को भी काट सकते हैं, ठीक है। तो बेटा हमने यहाँ पर क्या पढ़ा कि सबसे पहले देखो, मैं तुम्हें ब्रीफ में शुरू से बता देती हूँ हमने क्या किया है। देखो बेटा, चैप्टर था उत्तक, उसमें हमने क्या किया कि जो हमारी कोशिका है, कोशिकाओं का जो समूह होता है वो एक विभिन्न कार्य करता है। वो पादपों में भी होता है और वो जंतुओं में भी होता है। तो क्या जंतु के पादप और पौधों के पादप एक जैसे होते हैं? तो वो एक जैसे नहीं होते। तो बेटा वो एक जैसे क्यों नहीं होते? क्योंकि उनके कार्य करने के तरीके अलग होते हैं। पौधे एक स्थान पर रहते हैं तो उनकी ज़रूरतें कुछ और है, जंतु अलग अलग स्थानों पर घूमते रहते तो उनकी ज़रूरतें अलग हैं। और बेटा पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, लेकिन जंतु को क्या करता है, वो दूसरों से लेते हैं, पौधों पर निर्भर रहते हैं, तो उनके लिए क्या उत्तक अलग होंगे। तो इस तरीके से हम पता लगाते हैं कि पौधे और जंतु में एक जैसे उत्तक नहीं पाए जाते, ठीक है। और जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं बेटा, उनमें क्या होता है, वो एक ही कोशिकाएं सारे कार्य करती है जो उत्तकों का समूह करता है। कोशिकाओं का समूह यानी कि एक उत्तक करता है, ठीक है। फिर हमने क्या कहा कि अब हमें ये तो पता चल गया जंतु उत्तक और पादप उत्तक क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो बेटा फिर उत्तकों का विभाजन आगे पौधों में भी हुआ। पौधों में ये नहीं कि पादप उत्तक सिर्फ एक तरह का होता है, उसमें भी आगे कई उनके कार्यों के आधार पर उसको वर्गीकृत किया गया। जैसे कि क्लास होती हैं बेटा, ठीक है, स्कूल होते हैं, स्कूल के अंदर क्या होती है, क्लास होती हैं। क्लास लेवल के अकॉर्डिंग होती है कि कोई भाई 9th है, कोई 8th है, कोई 7th है। अब बेटा 9th 8th 7th तो हो गई, ये तो हमने डिसाइड कर लिया भाई ये 9th क्लास हो गई, ये 7th है, ये 8th। लेकिन अब 9th क्लास में भी या 7th 8th क्लास में भी सेक्शन डिवाइड होते हैं। वो किस आधार पर होते हैं बेटा, उनके कार्य के क्षमता के आधार पर, कि कौन कितने, मतलब कि कौन कितने अच्छे से अपने कार्य को कर पाता, उनके आधार पर उनको फिर सेक्शन में डिवाइड किया जाता है। तो ऐसे ही बेटा उत्तक जो होते हैं पादपों के, उनको भी उनके कार्यों के आधार पर फर्दर डिवाइड किया जाता है, ठीक है। तो उसके आधार पर फिर पादपों को उनकी विभाजन क्षमता के आधार पर 2 प्रकार के उत्तकों में डिवाइड किया गया। कौन कौन से थे, वृद्धि उत्तक, जिसका दूसरा नाम क्या है, विभज्योतक उत्तक, और दूसरा क्या था, स्थायी उत्तक। यानी कि 2 उत्तक थे, विभज्योतक उत्तक और स्थायी उत्तक। और विभज्योतक उत्तक को ही हम वृद्धि उत्तक भी बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि विभज्योतक उत्तक का क्या कार्य होता था, पौधों में वृद्धि का कार्य। तो बेटा वो वृद्धि तो करता है, लेकिन वो वृद्धि कौन कौन से भाग की करता है। हमने कहा था कि पादपों में क्या होता है, वृद्धि एक निश्चित भाग में ही होती है। तो वो कौन कौन से भागों में होती है, तो वो कौन कौन से थे बेटा, एक तो जो सबसे ऊपर वाला होता है, जड़ों में होती है वृद्धि, टहनियों की वृद्धि होती है, पत्तियों की वृद्धि होती है, और क्या होती है, ऊपर वाले पौधे की टिप की वृद्धि होती है। तो इन्हीं के आधार पर हमने विभज्योतक उत्तक को 3 भागों में डिवाइड किया। सबसे पहला था शीर्षस्थ विभज्योतक, दूसरा क्या था, अंतर्विष्ट विभज्योतक, तीसरा क्या था, पार्श्व विभज्योतक। पार्श्व विभज्योतक का क्या कार्य था बेटा, वो टहनी को जैसे जैसे पौधा बड़ा होगा नीचे से उसको मोटा करता जाएगा, तने को, ठीक है। और अंतर्विष्ट क्या होता था बेटा, जो शीर्षस्थ विभज्योतक का हिस्सा बच जाता था, उसी से वहाँ से ही क्या निकलती थी, टहनियाँ निकलनी शुरू हो जाती थी। और पत्तियों के और टहनियों के बीच में भी ये विद्यमान होता है। और शीर्षस्थ वाला क्या करता था, उसकी लंबाई में सहायता करता था। उम्मीद करती हूँ तुम्हें ये समझ आएगा, सब कुछ ब्रीफ में अब समझ आ रहा होगा कि हमने अभी तक क्या पढ़ा। फिर हम उसके दूसरे वाले उत्तक पर आए, पौधों में जो पाया जाता है वो क्या है, स्थायी उत्तक है। अब स्थायी उत्तक कहाँ से आते हैं, ये तो हमें पता चल गया, विभज्योतक उत्तक का क्या कार्य होता है, वृद्धि का होता है पौधों में। लेकिन स्थायी उत्तक कहाँ से आते हैं, तो बेटा ये जो स्थायी उत्तक आते हैं, ये विभज्योतक उत्तक के द्वारा बनी जो कोशिकाएं होती हैं, उन्हीं के द्वारा बने होते हैं स्थायी उत्तक। जब ये विभिन्न कोशिकाएं होती हैं बेटा, जैसे जैसे बड़ी होती जाती हैं, तो ये क्या होती है, अपनी शक्ति खो देती है विभाजन की। जब ये विभाजन की क्षमता खत्म कर देती है, यानी कि पौधों में वृद्धि करने की जो इनकी क्षमता थी उसको खत्म कर देती है, तो ये स्थायी रूप धारण कर लेती है, ठीक है। उन्हीं को क्या बोल दिया, स्थायी उत्तक बोल दिया। फिर ये क्या कार्य करेंगे बेटा, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। उनके कार्यों के आधार पर इनको फिर से स्थायी उत्तकों को दो उत्तकों में डिवाइड किया गया है, जिसमें क्या था, एक तो सरल स्थायी उत्तक था और दूसरा एक जटिल स्थायी उत्तक, ठीक है, उनकी संरचना के आधार पर। इसको बेटा हम अपने नेक्स्ट
वीडियो में पढ़ेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ तक पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर बेटा आपको ये चैप्टर समझ नहीं आया है तो आप इसको दोबारा से इन वीडियोज़ को देख सकते हो। और अगर बेटा आपको ये समझ आ गया है तो इन वीडियोज़ को प्लीज़ ज़रूर लाइक कर देना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।